हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे स्कॉलर्स विजन चैनल पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेडरलिज्म का ही सेकंड पार्ट। और आज हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअल में फेडरलिज्म क्या है और बेसिक डिफरेंस क्या है यूनिटरी गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में। इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ government in which the power is divided between the central authority and various constituent units of the country। देखिए दो चीजें हैं, क्या कह रहा है? पहला कि सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सीधा सीधा समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा बोल रहा है वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स बोले तो सिंपल में समझिए स्टेट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि किसी भी फेडरेशन में टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। में जो शक्तियां होती हैं किसी देश के पास की, उनकी शक्तियों को या कह लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है उसको डिवाइड कर लिया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच। ठीक है, तो सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो यही है। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंटर और कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब स्टेट्स। पहले तो ये सब एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए। भारी भरकम शब्द से कुछ नहीं होता। अगर आप भारी भरकम शब्द जो है सुनने में भारी शब्द है, उनका मतलब जानिए तो लगेगा ये तो बहुत सिंपल है। कुछ नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर, और कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब जो उसके कई सारी इकाई है, मतलब बोले तो स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट। अब समझते हैं आगे की बात कि फेडरलिज्म में आखिर होता क्या है। फेडरलिज्म में क्या होता है देखिए, तो जितनी भी चीजें हैं आपके बुक से ही हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं है, बस समझने का फेर है सिर्फ। कह रहा है कि वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। दो तरह की गवर्नमेंट होती है, मैंने भी बताया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो एक गवर्नमेंट ऐसी होती है जो पूरे देश के लिए होती है, फॉर एंटायर कंट्री। तो सेंट्रल है वो किसके काम करता है? फॉर एंटायर कंट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भैया कालीन भैया बेटे क्या कर रहे हैं? ये कालीन भैया बोल रहे हैं बेटा देखो मैं जो हूँ सेंट्रल अथॉरिटी हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा मिर्जापुर जो है मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो एंटायर मिर्जापुर के लिए जो है वो सरकार कौन है? यही कालीन भैया। और फुल मिर्जापुर है कि नहीं, पूरे मिर्जापुर के सरकार कौन है? कालीन भैया। तो सेंट्रल अथॉरिटी कौन है मिर्जापुर का? कालीन भैया। अब देखिए, दैट इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। और ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास वैसे महत्व के विषय होते हैं जिससे देश हित या राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो राष्ट्र महत्व के जितने भी विषय हैं वो किसके पास होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे बैंकिंग, डिफेंस, बैंकिंग का डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, विदेशी मामले, किस कंट्री से कैसे बात करनी है, कैसा रिलेशन रखना है, सब कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार। समझ रहे बात को? एटॉमिक पावर हो गया, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं या राष्ट्र हित से जो जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं, वैसे विषय को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखा गया है। तो ये विषय क्या है अभी हम लोग बात करेंगे, इसमें चिंता ना करें, उस पर भी मैं आऊँगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर कालीन भैया जो हैं अगर बात करें तो पूरे मिर्जापुर का जो कंट्रोल किसके पास है? कालीन भैया के पास है। और जो पूरे मिर्जापुर के हित की बात आती है, ऐसा डिसीजन जो पूरे मिर्जापुर का इम्पैक्ट कर सकता है, तो वैसा डिसीजन कौन लेगा? खुद कालीन भैया लेंगे, है कि नहीं? ये मुन्ना भैया पे कोई चीज़ नहीं छोड़ देंगे। मतलब मुन्ना भैया गए किसी को मामला बिगड़ सकता है, कालीन भैया जो है वो बहुत स्ट्रेटजी के साथ कोई काम करते हैं, कूटनीति के साथ। समझ बात? तो कहने मतलब ये है कि इनके पास ऐसे मामले होते हैं जिससे राष्ट्र महत्व जुड़ा हो, राष्ट्र हित जुड़ा हुआ हो, और उस पर डिसीजन कौन लेता है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेता है। वैसे ही हमारा आयरन मैन भी है। देखिए भैया, जब पूरी पृथ्वी को बचाने की बात आए, ठीक है, जब पूरे देश को बचाने की बात आए, तो सबसे पहले आगे कौन रहता है? हमारा आयरन मैन। एवेंजर्स का जो एंड गेम है मूवी आपने देखा ही होगा, उसमें देख लीजिए, धरती को बचाया किसने? आयरन मैन। ठीक है, तो
ये कैसे काम करता है? नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र हित से जो जुड़े जो भी मामले हैं उसमें डिसीजन कौन लेता है? हमारा आरएन मैन, या भी कह लीजिए यही है कौन? सेंटर। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, अब अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, क्या कर रहा है? एक तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो पूरे देश के लिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए होता है? फॉर एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए, फॉर द एंटायर कंट्री। दूसरी हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं अबाउट स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस बोलिए या स्टेट बोलिए, एक ही चीज है, प्रोविंसेज। पहले स्टेट्स को प्रोविंसेज बोला जाता था, ठीक, और स्टेट्स दे दिया है यहाँ पर भी। दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट्स। दूसरी गवर्नमेंट कौन है? एक तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट कौन है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, जो दिन प्रतिदिन के जो मामले हैं उन मामलों को देखती है, जैसे पुलिस, ट्रेड, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ये सारे मामले किसके पास होते हैं? स्टेट के पास, जो दिन प्रतिदिन के मामलों को संभालती है, स्टेट गवर्नमेंट। और अगर आप लोगों ने मिर्जापुर देखा होगा, बहुत बच्चों ने देखा ही होगा, ऐसा कैसा होगा आप मिर्जापुर ना देखें? एक बार को तो आप शायद एवेंजर्स ना देखे होंगे, बट मिर्जापुर तो आपने सबने देखा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। खैर कोई बात नहीं। तो जो इसमें जो लास्ट का जो सीन है, जो काली भैया की एंट्री होती है, जब सभी देखो मीटिंग में बैठे हुए हैं, इधर भी सब अलग अलग जो डॉन हैं, अलग अलग क्षेत्र से, मिर्जापुर के अगल बगल वाले सब सभी बैठे हुए हैं। और मिर्जापुर क्या है? मिर्जापुर का आपका हो गया सेंटर, ठीक है, केंद्र। और बाकी जितने लोकल गुंडे हैं वहाँ के, डॉन वगैरह हैं, वो सब क्या आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट, जो कि सब किसके अंडर थे? मिर्जापुर के अंडर में थे। तो सब क्या कहलाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट। ये सभी हो गए स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? फेडरलिज्म में बात करूँ मैं, फेडरलिज्म में, क्योंकि मैंने बताया यूनिटरी में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट तो होती नहीं है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, सिर्फ सेंटर, उसी का सारा पावर होता है। लेकिन अगर स्टेट्स हैं भी, तो भी वो किसी मर्जी से होते हैं? सेंटर की मर्जी से। और उनके पास कुछ पावर अगर होता भी है तो भी सेंटर की मर्जी से होता है। तो इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ होती है, फेडरलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, फेडरल यहाँ पर फेडरलिज्म है, वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। किससे? सेंटर से। मीन्स फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि सेंटर और स्टेट, टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, फर्स्ट लेवल गवर्नमेंट ये है, सेकंड लेवल गवर्नमेंट ये है, सेंटर होगा और एक स्टेट होगा, और सेंटर और स्टेट दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों ही स्वतंत्र सरकारें होंगी, कोई किसी के अंडर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं मिर्जापुर का कॉन्सेप्ट क्या था कि मिर्जापुर सेंटर है, सबका हेड यही था मिर्जापुर, ठीक है, सबका हेड जो है वो मिर्जापुर ही था, मतलब कह लीजिए सेंटर था कौन, पूरा पावर कहाँ था? मिर्जापुर में। लेकिन बाकी जो ये सब लोग हैं यहाँ जो बैठे थे, जो अलग अलग जगह के डॉन थे आसपास के क्षेत्रों से, ये सब अपने अपने क्षेत्र में अपने तरीके से काम करते थे, ये कालीन भाई का अंडर काम नहीं करते थे, अपने अपने क्षेत्र में अपने तरीके से काम करते थे। हाँ, कभी कुछ वैसे डिसीजन लेने होते हैं तब वो लोग सब साथ में मिल बैठ करके कुछ डिसीजन करते हैं, बट सभी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के अंडर काम नहीं करता। वही होता है फेडरलिज्म में कि सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने आप में एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं, दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां बटी होती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो है वो शक्ति आपस में बटी होती है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जाती है यहाँ पर, ताकि दोनों आपस में कभी लड़ न जाए, और ये संवैधानिक रूप से बटी होती है, मीन संविधान के द्वारा इन दोनों को शक्तियां दी जाती है। तो वही कह रहा है कि बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी के अंडर काम नहीं करता है, दोनों पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, दोनों अपने तरीके से अपनी शक्तियों को यूज कर सकती है, और इसके लिए सेंटर ना तो स्टेट को जवाब देगा ना स्टेट सेंटर को जवाब देगा। समझ बात? हाँ, एक चीज जरूर होता है कि दोनों जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों जो है गवर्नमेंट है वो अपने अपने लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, जवाबदेही देती है, उनकी जवाबदेही होती है अपने अपने लोगों के प्रति, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पूरे देश के जो नागरिक हैं उनके प्रति ये जवाबदेही होगी, इसकी उनको सारे जवाब देने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट है तो उससे अपने राज्यों के जो नागरिक हैं उनके प्रति ये जवाबदेही होगा, तो उनको ये जवाब देगा, ये होता है। अब बात ये समझनी है, हाँ ये देखिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इधर हो गया नेशनल, तो सेंटर जो होता है यहाँ पर मोस्ट पावरफुल है, आयरन में ज़्यादा पावरफुल है ना स्पाइडरमैन से, और ये पता है कौन स्पाइडरमैन है?
देखो स्पाइडरमैन भी दो तरह के हो गए अगर गौर करोगे तो। पहला वो जिसके पास नेचुरल पावर्स था, है ना, जो मकड़ी ने काट लिया और यहाँ पे यूं यूं मारा तो जाला निकलना शुरू हो गया उसके हाथ से, ये वो नेचुरल वाला, नेचुरली जो स्पाइडरमैन बना था। और एवेंजर्स आप सीरीज देखिएगा तो उसमें भी स्पाइडरमैन है, लेकिन वो असली वो नेचुरल वाला स्पाइडरमैन नहीं है, वो है आर्टिफिशियल स्पाइडरमैन। आर्टिफिशियल स्पाइडरमैन मतलब उसको सूटअप दिया है, उसको सूट दिया गया है, स्पेशल सूट जिसको दिया है टोनी स्टार्क ने, इसने मतलब आयरन मैन ने एक अलग से सूट बनाया है स्पाइडरमैन के लिए, तो वो आर्टिफिशियल स्पाइडरमैन है, एवेंजर्स वाला स्पाइडरमैन। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो जो एवेंजर वाला स्पाइडरमैन है ना, देखिए ये है एवेंजर वाला स्पाइडरमैन, बोला मैं हूँ एवेंजर्स वाला स्पाइडरमैन। तो ये जो एवेंजर वाला स्पाइडरमैन है ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। किसने बनाया? इसने। तो चूंकि इसने अपना सूट यानी कि अपना पावर दिया है इसको, तो ये इसके अंडर आ गया, तो ये जो बोलेगा तो ये सुनेगा, तो ये फेडरलिज्म नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये नेचुरल वाले अगर आप नेचुरल वाले स्पाइडरमैन की बात करेंगे, जो नेचुरली स्पाइडरमैन बना, तो इसको आयरन मैन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये मान लीजिए स्टेट है और ये हो गया आपका सेंटर, तो यहाँ है, तो इसको ये जो स्पाइडरमैन है इसको इस आयरन मैन से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि इसको जो पावर्स मिले हैं वो नेचुरली मिला है, इसने नहीं दिया। तो ये जो है ये स्पाइडरमैन आयरन मैन का कहना मानेगा क्या? नहीं मानेगा। स्पाइडरमैन आयरन मैन के अंडर है क्या? नहीं है। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं और दोनों अपने तरीके से अपनी शक्ति को यूज कर सकते हैं। ना ये इसको जवाब देगा ना ये इसको जवाब देगा। तो ये जो सिस्टम है इसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। सही बात। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई किसी को जवाब नहीं देता, कोई किसी के अंडर काम नहीं करता। दिस इज फेडरलिज्म। आई होप कि यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है और जो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक तरफ ये जो है ये पार्ट है आपका यूनिटरी गवर्नमेंट का, और ये जो पार्ट है आपका वो है फेडरल गवर्नमेंट का। अब अंतर थोड़ा और अच्छे समझेंगे। क्या कह रहा है? इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट्स। अभी हमने बात किया कि फेडरल में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, दोनों पास अपने पावर्स होते हैं। सेंटर उसको पावर नहीं देता, बल्कि देश का संविधान जो है वो स्टेट को पावर देता है। इसे दोनों दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों पास अपने अपने पावर्स होते हैं और कोई किसी का अंडर नहीं होता। इस मामले में देखा जाए तो यूनिटरी गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट के जस्ट उलट है, जस्ट उल्टा। कैसे? अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया कि या तो एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, और अगर कोई सब यूनिट्स हैं भी, कोई अगर स्टेट्स हैं भी, तो वो सबऑर्डिनेट होते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ, अंडर में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। फिर से यूनिटरी सिस्टम में जहां एकात्मक व्यवस्था होती है वहां वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही होता है जनरली, लेकिन अगर उसके कोई सब यूनिट्स हैं या स्टेट्स हैं भी, तो भी वो सब ऑर्डिनेट होता है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। अब समझिए, ये है कालीन भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये हमारे मुन्ना भैया, इनको मान लिया हमने प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने बोला अब यहाँ देखो कि यहाँ जो मेन है सारा पावर जो है वो किनके पास है? हमारे कालीन भैया के पास। तो ये हो गया यूनिटरी गवर्नमेंट। और कभी इनका मन करता है कि यार चलो थोड़ा बहुत पावर जो है ना मुन्ना को भी दे दिया जाए, थोड़ा बहुत पावर मुन्ना को भी दे दिया जाए, मतलब हम एक सब यूनिट बना दिया जाए, तो कुछ पावर मुन्ना भाई को भी मिल गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनके पास कुछ पावर्स तो है, ये पावर इनको किन से मिला? अपने पप्पा यानी कि कालीन भैया से। और कालीन भैया जो है वो कभी भी इनसे ये पावर वापस ले सकते हैं। और मुन्ना भैया किसके अंडर काम करेंगे? ऑफ कोर्स कालीन भैया के अंडर। तो यहां जो सेंटर है और यहां जो स्टेट है दोनों इससे इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यहां जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो मुन्ना भैया है वो इनके कमांड पर काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और अगर इन्होंने कालीन भैया के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, कालीन भैया बड़े प्यार से उन्हें 4-5 गाली देंगे
और सारा पावर सीज कर लेंगे। ठीक है, तो ये है यूनिटरी गवर्नमेंट। ऐसा ही होता है। वही हाल मैंने यहाँ का एग्जांपल दिया था, क्या बोल रहा है, मैं हूँ एवेंजर्स वाला स्पाइडरमैन। दैट मींस ये जो स्पाइडरमैन को जो सूट मिला है ना, ये जो पावर्स मिला है, सूट में ही सारा पावर है। सूट किसने दिया है? ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट आयरन मैन ने। और आयरन मैन कहता है कि आप बेटा ज़्यादा उड़ो ना, जब मर्जी मैं तुम्हारे पावर्स को वापस ले सकता हूँ। ठीक है, दैट मीन्स ये जो इसके पास पावर्स है, उसकी खुद की पावर्स नहीं है, ये पावर्स इसे आयरन मैन से मिला है। और आयरन मैन जब चाहे इस सूट को वापस ले लेगा, इसकी पावर खत्म। दैट मीन्स ये जो भी काम करेगा, यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी काम करेगा वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आके काम करेगा, तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हुए। ये है यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, वहीं अगर बात करें फेडरल सिस्टम की, तो समझिए, इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। देखिए यहाँ सारे ऑर्डर कौन देता है? सेंटर, स्टेट को। यहाँ सीधा सीधा बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। मैंने भी बताया था, ये सारे को मान लीजिए आपकी अलग अलग स्टेट। ठीक है, और जितने सारे स्टेट्स हैं ये सब अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में ये अपने तरीके से काम करते हैं। ये लोग कानून भैया के अंडर नहीं है। तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। हाँ, रिक्वेस्ट करना तो अपनी अपनी बात है, आप अपनी बात रख सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। और स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास अपनी शक्तियां होती हैं, और जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो डिपेंड नहीं रहता है, या फिर अपनी शक्ति को यूज करने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसने स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछा तो आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो स्टेट गवर्नमेंट सीधा बोलेगा हम आपको नहीं बताएंगे, बिकॉज आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, जाइए जो करने कर लीजिए। ये चीजें होती है। ठीक है, हाँ, लेकिन दोनों सरकारें जो है, बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। दोनों सरकारें जो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों अपने अपने नागरिकों के लिए, अपने अपने लोगों के लिए आंसरेबल हैं। इनकी जवाबदेही होगी। ठीक है, हाँ, ये वही मैंने कहा कि कालीन भैया प्लीज सिट ऑन योर थ्रोन, अपने गद्दी पर बैठिए। तो कालीन भैया जो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट जो है वो जनरली क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पेक्ट करता है, बट दोनों जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं इन फेडरल सिस्टम। आई होप कि आपको फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम जो है वो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये है यूनिटरी सिस्टम का एग्जाम्पल। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सारी पावर जो होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। देखिए, राजमाता महिष्मती साम्राज्य की सारा पावर कौन है? किसके पास है? राजमाता के पास। मेरा वचन ही मेरा शासन है, मेरा वचन ही है शासन, है कि नहीं? तो ये क्या शो करती है कि ये पूरा जो है ना पावर, इसका स्रोत कौन है? सोर्स किनके पास है? राजमाता के पास। बेचारा बाहुबली भी कुछ नहीं कर पाता। तो यूनिटी सिस्टम में क्या होता है कि सेंटर होता है, पास पूरा पावर होता है, और जनरली कोई सब यूनिट्स नहीं होते हैं, और अगर है भी तो सब इसके सब ऑर्डिनेट रहेंगे, मतलब इसके अंडर रहेंगे, इसके अधीनस्थ काम करेंगे। इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट। क्योंकि यूनिटी गवर्नमेंट में वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, और अगर कोई सब यूनिट्स होता भी है तो वो किसके अंडर काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। ठीक है, चलिए, ये सीन आपको शायद याद होगा जब बाहुबली को देवसेना जो है ना वो पूछती है कौन है आप, तो पता चलता है कि वो महिष्मती जो साम्राज्य है उसके होने वाले नए सम्राट हैं। सभी लोग देखिए झुक जाते हैं, यहाँ पर बैठ करके प्रणाम करते हैं। ये क्या दिखाता है कि ये सबके सब जो है वो सब ऑर्डिनेट है किसके? महिष्मती साम्राज्य यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये यूनिटी सिस्टम शायद समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और बेहतर ढंग से समझ में आ सके आपको। अब देखते हैं, इसमें तो आई होप कि 100% समझ में आ जाना चाहिए आपको यूनिटी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, मान लीजिए कि दो तरह की फैमिली है। एक फैमिली वो जो यूनिटरी सिस्टम पर बिलीव करता है, और एक फैमिली वो जो फेडरल सिस्टम पर बिलीव करते हैं। दो तरह के परिवार हैं। ठीक है, अब समझिए, इसके जो हेड हैं, हेड मेंबर जो हैं यूनिटी सिस्टम वाला, तो मैंने बताया इसमें एक ही गवर्नमेंट होगा।
तो ये बोलते हैं सभी पावर जो है मेरे पास ही रहेंगे। आखिर बाप बाप होता है, घर का मुखिया, घर का सुप्रीम, ठीक है। तो ये यूनिटरी सिस्टम में बिलीव करता है, ये अमरीशपुरी जो है वो यूनिटी सिस्टम में बिलीव करते हैं। तो सारा पावर खाली मेरे पास होना चाहिए, किसी और पावर देंगे नहीं, सारा पावर का सारा पावर मेरे पास। बच्चों का स्कूल फीस, घर का राशन, शादी का डिसीजन, कोई फंक्शन, फैक्ट्री में जाना है, मीटिंग करना हो, और कोई भी डिसीजन लेने हैं, सब का सब फैसले कौन करेगा? सिर्फ एक मेंबर घर का। समझ रहे? कोई दिक्कत? और सारी पावर से पास होंगी सिर्फ इनके पास। ये हो गया यूनिटरी सिस्टम। और क्या होता है, जो सेंटर है ना और जो स्टेट है, इसमें साथ मिलकर रह ही नहीं सकता, आपस में इनकी लड़ाई होती ही रहती है, आपस में मतभेद होते रहते हैं। और बेचारा स्टेट गवर्नमेंट कर भी क्या सकता है, चुपचाप रोता रहता है, क्योंकि ये इसके अंडर है, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम में। और अगर स्टेट ज़्यादा कुछ उछल कूद किया, जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खुद से सारा पावर फिर वापस ले लेगा उससे। ये दिक्कत होती है यहाँ पर। और जनरली इसमें जो है वो टकराव ज़्यादा होते हैं, जहाँ पावर शेयर नहीं किया जा रहा है तो वहाँ टकराव बढ़ेंगे, कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। अब बात करें फेडरल सिस्टम की। देखिए ये हमारे आदर्श जो है ना, क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या बोलते हैं कि मैं अपने पावर्स को अपनी वाइफ के साथ शेयर करूंगा। ये क्या करेंगे, अपनी शक्तियों को शेयर करेंगे अपनी वाइफ के साथ। तो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट खुद, और इनकी वाइफ जो है वो हो गई स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या कह रहे हैं, मुझे MS सर ने पढ़ाया था कि पावर शेयरिंग से तकरार यानी कि कंफ्लिक्ट जो है वो कम होते हैं। तो इनको जो पढ़ाया गया है ना चीजें, तो इनको जो चीजें पढ़ाई गई हैं उन्होंने बहुत अच्छे समझा है, अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे क्लास में। तो उन्होंने बोला कि जो MS सर ने पढ़ाया था कि पावर शेयरिंग जहाँ होती है उससे कंफ्लिक्ट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। और ये तो चाहिए, कंफ्लिक्ट किसे पसंद है? सब चाहते हैं कि कंफ्लिक्ट्स ना हो। अभी क्या कर रहे हैं, घर की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, राशन का खर्च, स्कूल का फीस, यह सभी काम कौन देखेगा? मेरी वाइफ का काम होगा। ये सब जो मामले हैं वो वाइफ मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। और फैक्ट्री का काम, मीटिंग अटेंड करना है, बैंक का काम है, अकाउंटिंग वगैरह काम है, ये सभी काम मेरे होंगे। किसका काम रहेगा? ये हस्बैंड का मान लीजिए। ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। यहां क्या किया गया है कि बिटवीन सेंटर एंड बिटवीन स्टेट्स पावर को बांट दिया गया क्लियरली। ये मान लीजिए संविधान है, संविधान में दोनों की शक्तियों को बांट दिया गया है। सेंटर और स्टेट की शक्तियों को क्या किया है? दोनों की शक्तियों को बांट दिया गया है। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं। कभी इन्होंने पूछ लिया कि बताइए राशन का खर्च इस बार कुछ बचा क्या? बोले आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मेरा काम अलग है, मुझे कब क्या सामान लाना है, कितना लाना है, नहीं लाना है, वो सब मेरा काम, मैं देख लूंगा, ठीक है। और यहाँ जो सेंटर है उसके पास भी अपने पावर से, तो यहाँ सेंटर भी खुश, यहाँ स्टेट भी खुश, दोनों से इंडिपेंडेंट, दोनों से खुश है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। और क्या बोलते हैं, हम साथ साथ हैं। यहाँ स्टेट और सेंटर दोनों साथ मिलकर रहते हैं, राजी खुशी, कोई टेंशन नहीं, कन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल कम, खत्म तो नहीं होंगे लेकिन कम जरूर हो जाते हैं, बहुत कम, नगण्य। ये है फेडरल सिस्टम। तो आई होप कि आपको अब फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और काइंडली कमेंट में मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए कि मैं कैसे और अच्छे से वीडियो को अपना इंप्रूव कर सकता हूँ, ताकि आपको और अच्छे ढंग से सब चीज़ें समझ में आए। आज हमारा टॉपिक खत्म होता है यहीं पे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद।